नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ब्यौरा दिया। कारोबार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने की घोषणा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष मदद। गैर बैंकिंग वित्त संस्थाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना। सरकार के 24% ईपीएफ योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। संकटग्रस्त बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन मदद दी जाएगी। टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% की कटौती। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। गृह मंत्री ने कहा, केंद्रीय सशस्त्र बल की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। और कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की संख्या करीब 33% हुई। मरीजों के दोगुना होने की दर बढ़कर लगभग 12.5 दिन हुई। समाचार संध्या में अपनी सहयोगी अलका सिंह के साथ मैं लवली निगम। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने आज पहले प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए आत्मनिर्भर भारत योजना की घोषणा की थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के घोषित वित्तीय पैकेज के विवरण के बारे में जानकारी दी। 20 लाख करोड़ रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर के इस पैकेज से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, एमएसएमई, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योगों समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। श्रीमती सीतारामन ने 6,40,000 करोड़ रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की, जो एमएसएमई, विद्युत वितरण कंपनियों, रियल एस्टेट, मध्यम वर्ग, करदाताओं और अन्य लोगों से संबंधित हैं। एक ऐतिहासिक फैसले में एमएसएमई का दायरा बढ़ा दिया गया है और छोटे तथा सूक्ष्म उद्यमों का भी इसमें शामिल किया गया है। एमएसएमई की परिभाषा में बदलाव के फैसले से इस क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा क्षमता में बढ़ोतरी होगी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र को जोरदार बढ़ावा देने के प्रयास के तहत 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने के और 12 महीने तक इस पर ब्याज या मूलधन की वापस न करने की घोषणा की गई है। विशेष तौर पर एमएसएमई सेक्टर जो है, इसके लिए आज एक बहुत बड़ी घोषणा है कि कोलेटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। पहला 1 वर्ष उनको इनके मूलधन का चुकाना नहीं पड़ेगा, मूलधन को नहीं चुकाना पड़ेगा और 12 महीने की इस पे छूट रहेगी। इस ऋण से 45 लाख छोटी और मझोली इकाइयों को फायदा होगा। 20,000 करोड़ रुपए के अन्य पैकेज से आर्थिक संकट से गुजर रही 2 लाख इकाइयों को लाभ होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि इक्विटी के माध्यम से एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। घरेलू कंपनियों के लिए नए अवसरों की घोषणा करते हुए श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकारी खरीद के तहत 200 करोड़ रुपए की खरीद वैश्विक निविदा प्रणाली के जरिए नहीं की जाएगी। वित्त राज्य मंत्री ने एमएसएमई को ई मार्केट से भी जोड़ने की घोषणा की, जिससे छोटे और मझोले उद्योगों को अपने उत्पादों की बिक्री में मदद मिलेगी। ई मार्केट लिंकेज करने की बात की, क्योंकि ई कॉमर्स का आजकल जमाना भी आया है, वो भी होगा। और इसके अलावा व्यापार मेलों में कैसे वो इन्वॉल्व हो सके, उनका शामिल होना हो, प्रदर्शनियों में उनकी पार्टिसिपेशन हो सके, इसके लिए कदम उठाए जाएंगे। और जो हमारे सार्वजनिक केंद्र उपक्रम है, उसमें जो अगर उनके कोई पेंडिंग पेमेंट्स है, सरकारी है या पीएसयूज में है, उनको भी अगले 45 दिनों में बल देकर वापस उनकी पेमेंट हो, ऐसा प्रयास किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उनकी पेमेंट हो, ताकि उनको राहत मिल सके। सरकारी संगठनों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निर्देश दिया गया है कि एमएसएमई की तरफ से अपनी सभी लंबित देनदारियां अगले 45 दिन में चुका दें। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर
25% कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक नकद राशि उपलब्ध हो सकेगी। आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 नवंबर कर दी गई है। इनकम टैक्स की रिटर्न के लिए जो ड्यू डेट थी वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, उसको 31 जुलाई 2020 और 31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 कर दिया जाएगा और टैक्स ऑडिट को भी 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया जाएगा। विवाद से विश्वास स्कीम बजट के समय भी हम लाए थे, लेकिन इन अभूतपूर्व परिस्थितियों के चलते इसको भी जिनको पेमेंट करनी है, कोई अतिरिक्त पेमेंट ना किए बिना इसको 31 दिसंबर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। श्रमिकों के वेतन का 12% ईपीएफओ में जमा कराने की अवधि 3 महीने के लिए और बढ़ा दी गई है। इससे पहले सरकार ने मार्च में घोषणा की थी कि वो श्रमिकों के भविष्य निधि की राशि मई तक भुगतान किया जाएगा। कर्मचारी के हाथ में भी कैसे ज्यादा हो, इसमें भी एक बड़ी राहत देने का प्रयास इसमें किया है। जिनका ईपीएफ का योगदान है वो ऐसे संस्थानों के लिए और कर्मचारियों के लिए 12% से कम करके 10% अगले 3 महीनों के लिए किया गया है। इससे कर्मचारी भी और संस्थान दोनों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सरकारी हमारी संस्थान है, सेंट्रल पीएससीज हैं, इनके लिए 12% ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इससे कुल मिलाकर 6,750 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी सपोर्ट इनको मिलेगा और एक तरह से 6,750 करोड़ रुपया ज्यादा इनके हाथ में आएगा। वित्त राज्य मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के लिए कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इससे 72 लाख मजदूरों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज में एक सुविधा दी गई थी कि ईपीएफ जो है, प्रोविडेंट फंड जो है, वो 12% जो कर्मचारी उसका भी और जो नौकरी देने वाला उसका भी 12% भारत सरकार देगी और ये पहले 3 महीनों के लिए हमने किया था और इसको अगले 3 महीने और बढ़ा दिया जाएगा। इसका प्रावधान भी जून, जुलाई और अगस्त के लिए कर दिया गया है। 3,67,000 ऐसी संस्थाओं के 72,22,000 ऐसे कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। श्रीमती सीतारामन ने घोषणा की कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, आवास वित्तीय कंपनियों और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं को विशेष तरलता योजना के अंतर्गत 30,000 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा इन कंपनियों को 45,000 करोड़ रुपए आंशिक ऋण गारंटी योजना के तहत दिए जाएंगे। भवन निर्माण कंपनियों को राहत देते हुए वित्त राज्य मंत्री ने रेलवे, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की अधूरी परियोजनाओं को काम पूरा करने के लिए 6 महीने की और मोहलत दी है। कोविड-19 का प्रभाव हमारे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पर भी पड़ा होगा और इसके लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट ये राज्य की सरकारों को और यूटीज को एडवाइस भी करेगी कि उनकी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो एक प्रावधान करें कि जो रजिस्ट्रेशन और कंप्लीशन डेट है उसको सुओ मोटो 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसकी जो 25 मार्च तक जो एक्सपायरी डेट थी यानी कि उसको 6 महीने तक आगे बढ़ा दिया जाए और इसमें कोई इंडिविजुअल एप्लीकेशंस मंगवाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार ने टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% की कटौती की है और आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। बिजली वितरण कंपनियों को राहत देते हुए पीएफसी और आरईसी में 90,000 करोड़ रुपए डालने की घोषणा की गई है। विवाद से विश्वास स्कीम को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके लिए अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं करना होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आर्थिक पैकेज से आर्थिक वृद्धि तेज होगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान सफल होगा। उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने कल राष्ट्र को संबोधन के दौरान आत्मनिर्भर भारत के विजन की जानकारी दी थी और भारत के लोगों से लोकल उत्पादों के लिए वोकल बनने की अपील की थी। वित्त मंत्री ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के साथ परामर्श के बाद ये विजन तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान उत्पादन, श्रम, भूमि, तरलता और कानून पर ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे कारोबार करना आसान होगा। इसका उद्देश्य स्थानीय स्तर पर निर्माण को प्रोत्साहन देना है ताकि स्थानीय ब्रांड को वैश्विक स्तर पर लाया जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब शेष विश्व से अलग थलग रहना नहीं है। वित्त मंत्री ने 2014 से केंद्र द्वारा किए गए अन्य सुधारों का भी जिक्र किया। इन सुधारों से किसानों और कामगारों की समस्याएं दूर करने के लिए विभिन्न रचनात्मक परिवर्तन हुए हैं।
अगले कुछ दिन में वित्त मंत्री सरकार के विभिन्न उपायों के बारे में जानकारी देने के लिए संवाददाता सम्मेलनों को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन द्वारा आज की गई घोषणाओं से उद्योगों, खासतौर पर सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों की समस्याओं के समाधान में काफी मदद मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि जिन उपायों की घोषणा की गई है उनसे मौद्रिक तरलता बढ़ेगी, कारोबारी अधिकार संपन्न बनेंगे और उनकी प्रतिस्पर्धा क्षमता सुदृढ़ होगी। भारतीय वाणिज्य और औद्योगिक परिसंघ के महासचिव दिलीप चिनॉय ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्योग को काफी राहत दी गई है। आज जो पैकेज अनाउंस किया है, बैंक्स के लिए 100% गारंटी एक स्कीम में दिया है और 25% गारंटी दूसरे स्कीम में दिया है। तो आज जो दो स्पेशल एनबीएफ किया गया है, उससे उनको लिक्विडिटी मिलेगी और वो एमएसएमईज को एक तरीके से लेंड कर सकते हैं। लॉज उनका डेफिनेशन भी चेंज किया है। और तीसरा, डिमांड, उनका डिमांड इंप्रूव करने के लिए और वोकल फॉर लोकल वाले के लिए जो 200 करोड़ के जो टेंडर हैं अभी लोकल ही होंगे, ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। प्रधानमंत्री के जो कल संदेश था उसको आगे ले जाकर के आज ने एमएसएमई ने काफी एक राहत दी है। जो एसएमईज है, और एसएमईज के 3 अलग अलग राहत दी है। एक तो जिनको वो लोन है, दूसरा जो स्ट्रेस्ड है उनके लिए भी उन्होंने एक तरीके से किया है, और तीसरा जो ग्रो करने चाहते हैं उनके लिए एक फंड क्रिएट किया। गृह मंत्रालय ने कहा है कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सीएपीएफ की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद ही बेचे जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह फैसला देश भर में सीएपीएफ की सभी कैंटीन में 1 जून से लागू होगा। इसके अंतर्गत लगभग 28 अरब रुपए के सामान की खरीद की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि सीएपीएफ के लगभग 10 लाख कर्मियों के 50 लाख परिजन इन स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करेंगे। गृह मंत्री ने सभी नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का उपयोग करने और देश को आत्मनिर्भर बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ये पीछे रहने का नहीं बल्कि संकट को अवसर में बदलने का समय है। सिक्किम के मुख्यमंत्री पीएस तमांग ने आर्थिक संकट से गुजर रही छोटी औद्योगिक इकाइयों के लिए प्रधानमंत्री के 20 लाख करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा का स्वागत किया। श्री तमांग ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए भी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। अर्थव्यवस्था को 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज की सरकार की घोषणा का असर आज प्रमुख शेयर बाजारों में दिखाई दिया। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 637 अंक उछलकर 32,009 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 187 अंक बढ़कर 9,384 पर पहुंच गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू के साथ राज्य में कोविड-19 के प्रबंधन और इसकी रोकथाम के उपायों के बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आज तक देश भर में कोविड-19 के 74,281 मामलों का पता चला है, जिनमें से 24,386 रोगी ठीक हो चुके हैं, जबकि 2,415 रोगियों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि पिछले 14 दिनों में कोविड मामलों के दोगुना होने की अवधि भी 11 दिन थी, लेकिन पिछले 3 दिनों में ये बढ़कर 12.6 दिन हो गई है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 बीमारी से मृत्यु दर 3.2% और ठीक होने की दर 32.8% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि अब देश में 900 विशेष कोविड चिकित्सालय उपलब्ध हैं, जिनमें 1,80,000 बेड उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 1,29,000 बेड की सुविधा वाले 2,040 विशेष कोविड स्वास्थ्य केंद्र, 8,709 क्वारंटीन केंद्र और 5,577 कोविड देखभाल केंद्र भी देश भर में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पंजाब ने आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र खोलने की दिशा में अच्छा कार्य किया है। इनका उपयोग मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी आम बीमारियों की जांच तथा जनता को उपलब्ध कराई जाने वाली प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के विस्तार के लिए किया जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने कहा है कि देश में कोविड-19 संक्रमण के 18.5 लाख से ज्यादा लोगों की विभिन्न सरकारी और निजी जांच केंद्रों में जांच हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में करीब 95,000 लोगों की जांच की गई। इस बीच आईसीएमआर जांच सुविधा बढ़ाने के लिए सरकारी और निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दे रहा है। अब तक 351 सरकारी और 140 निजी जांच केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है। 35 संस्थानों को विस्तृत जांच की मंजूरी दे दी है।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ब्यौरा दिया। कारोबार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने की घोषणा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 50,000 करोड़ रुपए की विशेष मदद। गैर बैंकिंग वित्त संस्थाओं के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना। सरकार के 24% ईपीएफ योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। संकटग्रस्त बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन मदद दी जाएगी। टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% की कटौती। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई। गृह मंत्री ने कहा, केंद्रीय सशस्त्र बल की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे। और कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की संख्या करीब 33% हुई। मरीजों के दोगुना होने की दर बढ़कर लगभग 12.5 दिन हुई। वंदे भारत मिशन के अंतर्गत 6 दिन में 8,503 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से संचालित 43 उड़ानों से इन्हें वापस लाया गया है। सरकार ने इस महीने की 7 तारीख को विदेश से भारतीयों को वापस लाने की बड़ी पहल वंदे भारत मिशन की शुरुआत की थी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अमेरिका, ब्रिटेन, बांग्लादेश, सिंगापुर, सऊदी अरब, कुवैत, फिलीपींस, संयुक्त अरब अमारात और मलेशिया सहित 12 देशों से 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन कर रही है। दुबई से स्वदेश आने वाली उड़ान का ब्यौरा हमारी संवाददाता से। लौटने वाले हर व्यक्ति के चेहरे पर राहत और आंखों में घर लौटने की उम्मीद, हर एक व्यक्ति की अलग गाथा। वंदे भारत मिशन का 7वां दिन। जिद्दा से 147 लोग कैलिकट के लिए रवाना, कुवैत से 330 लोग अहमदाबाद और कोझिकोड की तरफ और दुबई से 425 दिल्ली और अमृतसर की तरफ रुखसत हुए। दुबई दिल्ली की उड़ान पर लगभग 100 लोग ऐसे थे जिनकी नौकरियां जाती रही। 30 वरिष्ठ नागरिक, कई फंसे हुए पर्यटक, छात्र और कुछ गर्भवती महिलाएं। दुबई अमृतसर उड़ान पर भी काफी संख्या में वो लोग थे जिनकी नौकरी नहीं रही थी और कईयों को महीनों से तनख्वाह भी नहीं मिल रही थी। इसके अलावा 31 मेडिकल इमरजेंसी केस, कुछ बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं। जाने वालों में से 6 ऐसे भी लोग थे जो पिछले 56 दिनों से दुबई एयरपोर्ट पर ही फंसे हुए थे। दुबई से जाने वाली दोनों उड़ानों पर 6 लोगों का पार्थिव शरीर भी भेजा गया। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। मालदीव में फंसे भारतीयों की निकासी का दूसरा चरण इस महीने की 15 तारीख को शुरू होगा। भारतीय नौसेना का जलपोत जलाश्व मालदीव से 700 भारतीयों को लेकर कोच्चि रवाना होगा। ये सभी लोग केरल और लक्षद्वीप के निवासी हैं। उधर एयर इंडिया भी मालदीव से नई दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और मुंबई के लिए विशेष उड़ान चलाएगी। मालदीव में भारत के उच्चायुक्त संजय सुधीर ने आकाशवाणी को बताया, I am very satisfied with the way the first phase of Samudra Setu mission has progressed. It has been able to carry about 700 and then another 200 Indians back to India. Now, and this large number of 900 included a lot of senior citizens, a lot of pregnant women. Actually, the first voyage carried about 19 pregnant women. The second voyage carried about 18 pregnant women. There were a lot of children also. There were a lot of people with medical issues. वंदे भारत मिशन के अंतर्गत विदेशों में फंसे यात्रियों के साथ 2 उड़ानें आज केरल के कोझिकोड पहुंचने वाली हैं। कुवैत से 155 यात्रियों को लेकर एक उड़ान जल्द ही कोझिकोड पहुंचने वाली है। जद्दा से लगभग 150 यात्रियों के साथ उड़ान मध्य रात्रि तक पहुंचने की संभावना है। पूर्णबंदी में स्थगित रेल सेवा चरणबद्ध रूप से फिर शुरू करने की घोषणा के बाद आज दूसरे दिन 9 विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही हैं। इनमें से 8 रेलगाड़ी नई दिल्ली से विभिन्न स्थानों के लिए और 9वीं भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए चल रही है। ये रेलगाड़ियां नई दिल्ली से हावड़ा, पटना, जम्मू तवी, तिरुवनंतपुरम, चेन्नई, रांची, मुंबई और अहमदाबाद तथा भुवनेश्वर से नई दिल्ली के लिए है। कल 8 रेलगाड़ियों का परिचालन किया गया था। इनमें से 3 नई दिल्ली से और अन्य स्थान के लिए और 5 अन्य शहरों से नई दिल्ली के लिए थी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इन विशेष ट्रेनों में केवल वातानुकूलित सुविधा वाली श्रेणियां उपलब्ध हैं। ये सेवाएं श्रमिक ट्रेनों के अतिरिक्त यात्रियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। स्टेशन पहुंचने पर यात्रियों की जांच की जा रही है और कंफर्म टिकट के साथ केवल उन्हीं यात्रियों को ट्रेन में सफर की इजाजत होगी जिनमें कोरोना के लक्षण नहीं होंगे।
फेस मास्क का उपयोग यात्रियों के लिए जरूरी है। साथ ही उन्हें आरोग्य सेतु ऐप का भी इस्तेमाल करना होगा। वहीं यात्रियों को रेलवे स्टेशन तक लाने और ले जाने वाले वाहन चालकों को कन्फर्म्ड ई टिकट के आधार पर आवाजाही की अनुमति दी जा रही है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। इस बीच 523 यात्रियों को लेकर विशेष रेलगाड़ी भुवनेश्वर स्टेशन से नई दिल्ली के लिए रवाना हुई। चेन्नई से मणिपुर के 1140 लोगों को लेकर श्रमिक रेलगाड़ी आज दोपहर 12:20 पर राज्य के जिरीबाम रेलवे स्टेशन पहुंची। श्रमिक विशेष रेलगाड़ी के जरिए अन्य राज्य से मणिपुर आने वाला ये पहला समूह है। प्रवासी कामगारों ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि श्रमिक विशेष रेलगाड़ी चलने से उन्हें काफी मदद मिली है। हमारा नाम पवन पांडे है। मैं भदोही से रहने वाला हूँ। काम धंधा बंद होने की वजह से तो कुछ काम नहीं है, तो कितना दिन अभी इधर बैठ के खाएंगे। इसके लिए अभी हम लोग ऑनलाइन ट्राई किए, हुआ। हम लोग गांव जाने की पूरी तैयारी करके आए हैं। अभी मेडिकल चेकअप हुआ, टिकट भी हो गया है। अभी ट्रेन है, जो है सरकार ट्रेन की व्यवस्था की है। हम लोग ट्रेन पकड़ के भी जाने वाले हैं। सर, मेरा राम प्रकाश गुप्ता नाम है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। अभी रोजी रोटी सब बंद है, जिसके कारण तकलीफ ज्यादा है, इसलिए अब गाँव जा रहे हैं। अभी धंधा पानी अभी लॉकडाउन के कारण सब बंद है, इसलिए धंधा अभी चालू हो नहीं सकता है। तब गांव जाने के लिए सरकार ने अच्छी सुविधा उपलब्ध की है, इसलिए अब गांव में जा करके अपना रोजी रोटी वहां पर खेतीबाड़ी करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया गया और स्वास्थ्य संकेतकों के आधार पर अब उनके नमूने लेने का काम पूरा हो गया है। इस बीच राज्य में ठीक होने वाले कोरोना रोगियों की कुल संख्या सक्रिय मामलों से फिर ज्यादा हो गई है। राजस्थान में जयपुर में महिला चिकित्सालय में कोविड-19 के संक्रमित 53 गर्भवती महिलाओं की सफल डिलीवरी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। इस महिला चिकित्सालय में डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पूरी सतर्कता के साथ गर्भवती महिलाओं की सेवा में जुटा है। नवजात शिशु को संक्रमण से बचाने के लिए नर्सरी केयर में रखा जाता है, जहां शिशुओं को मदर मिल्क बैंक से दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ ही इन नवजात शिशुओं की देखभाल करते हैं। अस्पताल में कोविड-19 की नोडल अधिकारी डॉक्टर शालिनी राठौड़ ने आकाशवाणी को बताया, जितने भी पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट हो या ना प्रेग्नेंट हो, कोरोना से घबराया नहीं, इसका इलाज आराम से हो जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे कि होने ही ना पाए आपको। स्ट्रेस में ना रहें और घर पे रह के आप मेडिटेशन करो, योगा करो और रिलैक्स हो, इसका इलाज है, दबाने की कोई बात नहीं। महिला चिकित्सालय से स्वस्थ होकर लौट रही महिलाएं हर इंसान को एक पैगाम दे रही हैं कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि इससे सतर्क रहने की जरूरत है। आकाशवाणी समाचार के लिए जयपुर से जितेंद्र द्विवेदी। गुजरात में सरकार ने लॉकडाउन के बाद के लिए राज्य में आर्थिक पुनरुद्धार के उपायों की सिफारिश के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। ये समिति भारत सरकार के पूर्व वित्त सचिव हसमुख अधिया के नेतृत्व में काम करेगी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में रोजगार परक इकाइयों और उद्योगों के शुरू होने से स्थिति धीरे धीरे सामान्य होती जा रही है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में 68,000 मजदूर औद्योगिक इकाइयों और ईंट भट्टों में काम कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि फार्मा इकाइयों को भी कार्य की अनुमति दे दी गई है ताकि बाजार में जीवन रक्षक औषधियों की कमी न हो। सरकार द्वारा कुछ क्षेत्रों में गतिविधि को धीरे धीरे फिर से शुरू करने की अनुमति के लिए लॉकडाउन के उपायों के साथ कश्मीर संभाग में उद्योग और वाणिज्य विभाग ने औद्योगिक गतिविधि को बहाल किया है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फल घाटी में कोल्ड स्टोरेज में पड़ा हुआ था, को 1450 ट्रकों के द्वारा दिल्ली और अन्य टर्मिनल बाजारों में भेजा गया है। टर्मिनल बाजारों में फलों के उत्पादन की आपूर्ति करना निश्चय ही विक्रेताओं के लिए अच्छी कीमतें लाने में सहायक सिद्ध होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए श्रीनगर से मैं सुनील कौल। जम्मू कश्मीर सरकार ने कोविड-19 की वजह से देश के अन्य भागों में फंसे प्रदेश के निवासियों की सुविधा के लिए www.jkmonitoring.nic.in नाम का वेब पोर्टल शुरू किया है। इस पर नाम दर्ज कराने के बाद ये पोर्टल लोगों को ताजा जानकारियां और विभिन्न विभागों में दिए गए आवेदनों की स्थिति की जानकारी देना शुरू कर देता है। जिन लोगों ने पहले से जम्मू कश्मीर सरकार के यहां अपना नाम www.jktop.in ऑनलाइन दर्ज कराया हुआ है, उन्हें फिर से ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। विभिन्न राज्यों में फंसे लोगों को टेलीफोन के जरिए जानकारी देने के लिए 7 दिन 24 घंटे काम करने वाली एक हेल्पलाइन भी शुरू की गई है, जिसका नंबर है 019124666988।
कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री सीएन अश्वथ नटरायन ने बताया कि सीईटी और नीट की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के ऑनलाइन कोचिंग पोर्टल गेट सेट गो अत्यधिक लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने आज बेंगलुरु में बताया कि ये पोर्टल अगले शिक्षा वर्ष के लिए प्रोफेशनल कोर्स में प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए सहायक है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में विद्यार्थियों को भी फायदा होगा और वे पाठ्य सामग्री को पूर्णबंदी कर अध्ययन कर सकते हैं। इसमें प्रश्न पूछने के लिए हेल्पलाइन की सुविधा भी उपलब्ध है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि नोवल कोरोना वायरस से निपटने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र अन्य राज्यों के लिए मॉडल के रूप में उभरा है। आकाशवाणी गुवाहाटी के एक विशेष कार्यक्रम में आज डॉक्टर सिंह ने लॉकडाउन का पालन करने पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों के शासन की प्रशंसा की। डॉक्टर सिंह ने कहा कि इससे क्षेत्र में कोरोना के संक्रमण की दर कम रखने में मदद मिली। डॉक्टर सिंह ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने स्वास्थ्य संबंधी ढांचागत परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। कोविड-19 प्रबंधन के लिए 25 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भी दिया गया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी सरकार अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और उनकी शिकायतें न्यायोचित ढंग से दूर की जा रही हैं। डॉक्टर सिंह ने आज प्रशासनिक सुधार विभाग, जन शिकायतें विभाग और पेंशन तथा पेंशन धारक विभाग के अनुभाग अधिकारी स्तर के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बातचीत की। उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट के दौरान घर से कार्य की व्यवस्था लागू की जा रही है। कार्यालयों में केवल 33% कर्मचारी ही काम कर रहे हैं। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रकट की जाती है। इस सिलसिले में आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में जोड़ों के रोगों की विशेषज्ञ डॉक्टर उमा कुमार ने लोगों को सुरक्षित दूरी, साफ सफाई और खांसते या छींकते समय मुंह पर रुमाल रखने की आदतें अपनाने का सुझाव दिया। कॉफ एटिकेट्स, खांसने छींकने का एक प्रॉपर तरीका समझना और उसको फॉलो करना, और ये सब चीजें समझना भी बहुत जरूरी था क्योंकि ये वायरस इन्फेक्शन बहुत महीनों तक रहने वाला है। जब तक कि पॉपुलेशन में हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप हो जाती या फिर कोई वैक्सीन नहीं आ जाती इन्फेक्शन की। पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि भारत कोविड-19 से निपटने और अब तक के उपायों के परिणाम के मामले में विश्व के अन्य देशों की तुलना में काफी अच्छी स्थिति में है। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज शाम 7:10 पर अपने फोन इन कार्यक्रम संवाद में लॉकडाउन प्रावधानों पर एक विशेष परिचर्चा आयोजित किया। ये कार्यक्रम FM गोल्ड चैनल और अन्य फ्रीक्वेंसियों पर भी सुना गया। जम्मू कश्मीर के जम्मू संभाग में श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के बीटेक के द्वितीय वर्ष के एक छात्र आयुष यादव ने कोविड-19 स्मार्ट सैनिटाइजर डिस्पेंसर नाम की एक अनोखी मशीन बनाई है। ये मशीन बिना किसी को छुए दूर से ही सैनिटाइजर वितरित कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति इस मशीन की अनदेखी कर पास से गुजरेगा तो इसका अलार्म बज उठेगा। इस मशीन को कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर लगाया जा सकता है। कोविड-19 संक्रमण की जांच के लिए देश के 21 राज्यों के 69 जिलों में सीरो सर्वे कराया जाएगा। सीरो सर्वे में लोगों के ब्लड सीरम की जांच से नोवल कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता लगाया जाता है। ये चुने हुए जिलों में कम और अधिक जोखिम वाले समूहों का पता लगाने के लिए नियमित जांच के अतिरिक्त जनसंख्या आधारित सर्वेक्षण है। इससे देश के किसी भी हिस्से में समुदाय में संक्रमण का प्रसार रोकने में भी मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि के आधार पर श्रेणीगत जिलों में 24,000 वयस्क लोगों का सर्वेक्षण किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री ने 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का ब्यौरा दिया। कारोबार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के ऋण बिना किसी जमानत के देने की घोषणा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को 50,000 करोड़ रुपए की विशेष मदद। गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों के लिए 30,000 करोड़ रुपए की विशेष योजना। सरकार के 24% ईपीएफ योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया गया। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इससे फायदा होगा। संकटग्रस्त बिजली वितरण कंपनियों को राहत देने के लिए 90,000 करोड़ रुपए की आपातकालीन मदद दी जाएगी। टीडीएस और टीसीएस की दरों में 25% की कटौती। आयकर रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई गई।
गृह मंत्री ने कहा केंद्रीय सशस्त्र बल की सभी कैंटीन में केवल स्वदेशी उत्पाद बेचे जाएंगे और कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की संख्या करीब 33% हुई। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।